स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनर्जी रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द एटमॉस्फेयर। यानी हम बात करेंगे एनर्जी रेडिएशन क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन इन द एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले अगर एनर्जी रेडिएशन की बात करें तो हम देखते हैं कि एनर्जी रेडिएशन बेसिकली सोलर रेडिएशन को ही कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हम एनर्जी रेडिएशन की बात करेंगे वो सोलर रेडिएशन की बात होगी। यानी कि वो रेडिएशन या वो रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, यानी कि वो सूरज से हासिल हो रही होती हैं या सूरज से आ रही होती हैं, ज़मीन तक पहुंच रही होती हैं, ज़मीन तक आ रही होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सूरज से रेडिएशन आ रही होती हैं, ये वाली यहाँ पर चले हम नहीं लिखते इस तरह से, जो सोलर रेडिएशन या एनर्जी रेडिएशन होती हैं, ये बहुत सारी रेडिएशन का जो है वो मजमूआ होती है। यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जो है वो रेज जो होती हैं, सन रेज जो होती हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो रेडिएशन या जो हम कहते हैं रेज, या हम कहते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेव्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी हम कहते हैं एनर्जी रेडिएशन। तो इस रेडिएशन जो होती है, इन रेडिएशन में जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हम क्या कहते हैं एनर्जी होती है। और मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी किस वजह से होती है? क्योंकि इन सब की मुख्तलिफ किस्म की या रेंज होती है पूरी फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 1 सेकेंड का जो है वो स्पैन है, टाइम स्पैन है। ये 1 सेकेंड का टाइम स्पैन है, इसको हम नीचे लिख देते हैं 1 सेकेंड। और इसमें जो है वो हम क्या देखते हैं कि एक वेव जो है या एक रेडिएशन जो है वो क्या कर रही है, वो इस तरह से पास कर रही है, जबकि एक रेडिएशन जो है, एक किस्म की रेडिएशन वो इस तरह से पास कर रही है। अब इसमें से देखें कौन सी वाली जो है वो 1 सेकेंड में ज़्यादा वेव्स पास कर रही है, ये वाली। इसमें तो फ्रीक्वेंसी यही होती है कि 1 सेकेंड में या एक ख़ास टाइम में कितनी ज़्यादा वेव्स पास करती हैं या कितनी कम वेव्स पास करती हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसमें देखें कि कम वेव्स पास कर रही हैं तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी लो है। इसमें ज़्यादा वेव्स पास कर रही हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हाई है। तो मुख्तलिफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है या रेंज ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए हम इसको सन की जो रेडिएशन है इसको एनर्जी रेडिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें कुछ ख़ास फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हमारी आंख को विजिबल होती हैं, यानी कि हम उनको देख सकते हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर पार्ट जो है वो विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर ही जो है वो लाई कर रहा होता है, ये सोलर रेडिएशन का या एनर्जी रेडिएशन का। इसीलिए हम कहते हैं कि सूरज की रोशनी जो सनलाइट होती है वो हमें विजिबल होती है, हम आम आंख से देख सकते हैं। लेकिन कुछ रेडिएशन इसमें ऐसी भी होती हैं जो साइंटिस्ट ने देखा कि वो जो है वो आम आंख नहीं देख सकती। जैसे कि उसमें कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हाई होती हैं। अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जिस तरह से इसमें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको यूवी रेज भी कहते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और हम देखते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी जिस तरह जब सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो होती है ना, वो स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि इसीलिए कुछ ममालिक में, या हम इन जनरल अगर बात करें तो धूप जो है, इसको बहुत ज़्यादा धूप जो है वो भी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर प्रोटेक्शन सन ब्लॉक या सन स्क्रीन के तौर पे अगर हम नहीं इस्तेमाल करते स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, तो हम देखते हैं कि स्किन कैंसर भी हो सकता है ज़्यादा धूप की तरफ अगर हम एक्सपोज हों। तो उसकी वजह यही होती है कि उसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती हैं सनलाइट में, और हम देखते हैं कि उसमें से एग्जांपल आ जाती है जो प्रोमिनेंटली मौजूद होती है, वो यूवी रेज होती हैं। फिर अगर लो फ्रीक्वेंसी रेज की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी रेज में आ जाती हैं इंफ्रारेड रेज। इनकी एग्जांपल आ जाएगी, जैसे कि इसमें मौजूद होती हैं इंफ्रारेड रेज, जिनको आईआर रेज भी कहा जाता है या आईआर वेव्स भी कहा जाता है। तो ये तो सारी की सारी आ गई, हमने कुछ बात कर ली कि एनर्जी रेडिएशन पे। अब ऐसे करते हैं कि एब्जॉर्प्शन इन द एनर्जी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन इन द एटमॉस्फेयर जो है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन द एटमॉस्फेयर, और उसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम मौजूद है जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले ये तो आ गया एक सन, यानी कि सूरज जो है वो मौजूद है, ये सन मौजूद है, और हम देखते हैं कि इससे जो है वो रेज निकल रही हैं। 100% ऑफ रेज जो हैं वो स्कैटर हो रही हैं, रेडिएट आउट हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि उसमें से क्या होता है कि सबसे पहले तो ये कि हम देखते हैं कि जो 20% होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और स्कैटर हो जाती हैं बाय क्लाउड्स। अब रिफ्लेक्ट क्या होता है, कोई एक सरफेस मौजूद है, उसके ऊपर जो है वो रेडिएशन आई या कोई जो चीज़ें जो फर्ज करें लाइट जो है वो टकराई, और उसके बाद जो है वो क्या करती है, वो हम देखते हैं कि वो पलट जाती है। तो जब वो पलटती है, अगर ये ख़ास किस्म का यहाँ पर जो है वो एंगल बन रहा है, तो हम कहते हैं वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्शन होती है। और स्कैटरिंग जो होती है वो तो मुंतशिर करना होता है, यानी कि दूर दूर, यानी कि हम दूर दूर नहीं ना भी कहें, हम कहते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो है फैला देने को जो है वो स्कैटरिंग कहेंगे।
तो बेसिकली क्लाउड्स की अगर हम बात करें, जो बादल होते हैं वो सूरज की रोशनी को क्या करते हैं, जो सूरज की रोशनी को कुछ कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस तरह से ख़ास एंगल पे उनको पलटा देते हैं, और कुछ जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में स्पेस में ही हम देखते हैं कि उनको क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा क्लाउडी होता है तो हम देखते हैं कि धूप इतनी पहुंच नहीं रही होती हम तक, और हम देखते हैं कम क्लाउडी होता है तो धूप तेज़ होती है। तो हम देख रहे हैं कि कम से कम 20% जो है वो रिफ्लेक्ट या स्कैटर कर देते हैं, क्या चीज़, क्लाउड्स। फिर 50% के अराउंड जो है वो ज़मीन की सतह तक पहुंचती है सूरज की रोशनी, यानी कि हम उसमें से हम देखते हैं कि 47% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ज़मीन की सतह में, और 4% जो है वो यहीं से, जिस तरह रिफ्लेक्ट की हमने यहाँ बात की थी, इस तरह से वो क्या होती है, स्पेस में जो है, या हम देखते हैं कि फ़िज़ा में वो जो है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सरफेस जो सतह जो है वो कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो वो कम ही होती है, 4% होती है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर देती है। फिर हम देख रहे हैं कि कुछ जो होती है, थोड़ा सा परसेंटेज जो होती है वो स्कैटर भी कर देती है। एटमॉस्फेयर जो होती है वो क्या करती है, वो सन की जो रोशनी उस तक पहुंचती है वो उसको क्या कर रही है, स्कैटर कर देती है, यानी कि स्पेस के अंदर ही उसको जो है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उसको जो है वो मुंतशिर कर देती है। और फिर हम देखते हैं जो एब्जॉर्प्शन की हमने बात की थी, तो 23% के अराउंड जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स में। जो सन की रेज रेडिएशन होती है, एनर्जी रेडिएशन, ये 23% के अराउंड जो है वो एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर जो है बेसिकली हम देखते हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर गैसेस का जो है वो हम देखते हैं, डिफरेंट गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट प्रेशर के साथ, डिफरेंट टेम्परेचर के साथ उनकी लेयर्स बनी हुई होती हैं। हम देखते हैं लेयर बाय लेयर जो है, यहाँ पर सतह से बिल्कुल ऊपर जो है एक अलग लेयर होगी, सतह से थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो वो जो है वो एक अलहदा लेयर होगी, उससे हम ऊपर जाएं तो अलहदा लेयर होगी। गर्ज ये कि इस तरह से मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं जिन्होंने ज़मीन को जो है, अर्थ को जो है वो अपने लपेटा होता है। जिस तरह कंबल में लिपट जाए ना, उस तरह से उनको, या लिफाफे में कोई चीज़ लपेट दें तो उस तरह से जो है वो लेयर्स ने जो है वो लपेटा होता है। और हमने क्या क्या किन चीज़ों की लेयर होती है, ये लेयर होती है जिसमें एयर मौजूद होती है। एयर के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ गैसेज मौजूद होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह इन लेयर्स में जो है वो हम देखते हैं कि एयर में ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो है और गैसेस भी मौजूद होती हैं, जैसे कि ओजोन भी इन्हीं इसी लेयर में मौजूद होती है, जो कि क्या करती है, जो कि हम देखते हैं कि यूवी रेस से जो है वो हमारी ज़मीन तक यूवी रेस को नहीं पहुंचने देती, बल्कि इनको क्या कर लेती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर में ही जो हम देखते हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं ये भी क्या मौजूद होते हैं, ये भी एटमॉस्फेयर की ही लेयर्स के अंदर जो है मौजूद होते हैं। ये भी हमारी जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स भी आ जाते हैं। अब एयर की एटमॉस्फेयर के करीब करीब के लेयर में, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के करीब है, उसमें हमने कहा कि उसमें एयर मौजूद होती है, और एयर हमने कहा कि उसमें क्या होती हैं, इसमें जो है वो मुख्तलिफ क्या होती हैं, गैसेस मौजूद होती हैं। एयर को हम कहते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और कौन सी गैसेस होती हैं, अगर हम उन गैसेस की बात करें तो वो आ जाती हैं, जिस तरह ऑक्सीजन गैस जो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हम देखते हैं कि हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है, इसी तरह नाइट्रोजन गैस, इसी तरह इसमें जो है वो वाटर के वेपर्स भी शामिल होते हैं। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी गैसेस हैं। और भी मुख्तलिफ तरह की गैसेस मौजूद होती हैं, फिलहाल हम इनको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो एटमॉस्फेयर में जो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो एक आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक आ जाएगी ये वाटर वेपर्स, और एक है ये ओजोन। ये तीन चीज़ें हैं जो ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस होती है, इनको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। ओजोन के बारे में हमने यहाँ क्या स्टडी किया कि ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है। जब ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है तो ज़मीन तक नहीं पहुँचने देता। और जैसे कि हम ऊपर हमने बात की थी कि यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस जो है वो ख़तरनाक भी हो सकती हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो इस वजह से ये है कि, और गुड न्यूज़ ये होती है कि ओजोन जो है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर में ही, ताकि हम तक ना पहुंचे ज़मीन की सतह पे। तो इस तरह जो है वो ज़मीन को प्रोटेक्ट करती है ओजोन की लेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, ये आईआर रेस को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। फिर हमने बात की थी कि स्कैटरिंग होती है, एटमॉस्फेयर जो है कुछ एनर्जी रेडिएशन को स्कैटर भी करता है थोड़ी थोड़ी। तो हम देखते हैं इसमें जो ज़्यादा हाथ होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है डस्ट पार्टिकल्स का। ये हमने यहाँ पर लिखते हैं डस्ट पार्टिकल्स।
तो मेनली हमने क्या कहा कि डस्ट पार्टिकल्स की वजह से स्कैटरिंग होती है, लेकिन थोड़ी सी स्कैटरिंग होती है। और हम देखते हैं यही डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन में भी होते हैं, यानी कि जब एयर में जो गैसेस होती हैं जो एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, तो यही नहीं बल्कि इनके साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, या डस्ट हम कहेंगे, ये भी क्या कर रही होती है, एब्जॉर्प्शन में भी काम कर रही होती है और स्कैटरिंग में भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा कर रही होती है। बहरहाल हम आते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि जब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ की सरफेस जो है वो जब ये एब्जॉर्ब कर रही है, तो साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि जब ये एब्जॉर्ब करेगी तो सिर्फ एब्जॉर्ब ही तो नहीं करती चली जाएगी ना, बल्कि अगर सिर्फ एब्जॉर्ब ही करती चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी। तो क्या करना होता है, यहाँ से ये क्या करती है कि ये एटमॉस्फेयर में क्या निकालती है, यहाँ से हीट भी निकालती है, यानी कि हीट आ जाएगी एटमॉस्फेयर में जो कि चली जाएगी। जब वो एटमॉस्फेयर में जाएगी तो एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं, ये इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाली हीट जो है वो क्या होगी, ये एटमॉस्फेयर में जाएगी और एटमॉस्फेयर से फिर जो है ये जो ये वाली जो हमने जो एनसर्कल किया, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स खास तौर पे ये क्या करेंगे, ये स्पेस में भेज देंगे वापस इस हीट को। यानी कि एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, अर्थ जो है वो क्या करती है, हीट रिलीज करती है एज अ रिजल्ट ऑफ क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ सन की जो है, यानी कि इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यानी कि सन की जो रेज होती हैं इनको जब एब्जॉर्ब करती है तो कॉन्सिक्वेंटली हीट को जो है वो रिलीज करती है। और जो हीट रिलीज होती है उसको फिर क्या होता है, वो हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, उसको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करती है। और हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, डस्ट मौजूद होती है, ये उसको एब्जॉर्ब करती है और वो आगे फर्दर जो है वो हीट को रिलीज करती है, कहाँ पे, स्पेस में। और इस तरह से हम क्या कहते हैं, हम क्या देखते हैं कि अर्थ सिर्फ जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होते चला जाता, बल्कि वो क्या होता है, मेंटेन्ड रहता है। तो इस तरह से हमने आज देखा एनर्जी रेडिएशन की, एनर्जी रेडिएशन देखी और उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन इन द एटमॉस्फेयर।